और कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। अब बिफोर वी मूव हेड, लास्ट टाइम हमने किया था गामा रेडिएशन तक, गामा डीके तक कहा था। गामा डीके में बोला था कि इसमें कोई चेंज ऑफ मास या एटॉमिक नंबर नहीं होगा और सिर्फ गामा रेडिएशन बाहर निकलेगी। आज हमने पढ़ा कि गामा रेडिएशन जो है वो इसलिए भी निकलती है बिकॉज देयर इज अ काइंड ऑफ मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट बटा है उन दोनों में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा मास का, और वो मास जो होएगा वो बाद में एनर्जी बन जाएगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में बाहर निकलेगी, इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशंस। तो अब गामा डिके के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, हमने इसके यूजेज पढ़े थे, कहाँ कहाँ पे यूजेज होते हैं। मीन प्लीज डोंट आस्क दिस क्वेश्चंस, है ना, कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, और अंडरस्टैंडिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट मगिंग अप रिएक्शंस। ओके, तो मगिंग अप रिएक्शंस को जो कि सर ये हमें याद करना ही पड़ना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, आप 12वीं कक्षा में नहीं हो, आप आईएएस का एग्जामिनेशन दे रहे हो। अब थोड़ा आगे की सोचो, आपका बेस बना रहा हूं मैं, आगे की सोचो, आगे आगे कहाँ पे ये सारा चीजें यूज होगी जब मैं आपको डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की बात कराऊंगा यार। ठीक है ना, तो वो समझने के लिए आपके पास थोड़ा बेसिक्स तो होना चाहिए कि गामा रेडिएशन कहाँ से निकल रही है, ये न्यूक्लियर डिके क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, अल्फा पार्टिकल एमिशन क्या होता है, ये सभी बेस इसीलिए बनाया गया आपका। डन। तो ये मत बोलो कि सर ये हमें पढ़ना पड़ेगा, ये हमें याद करना पड़ेगा रिएक्शंस। अरे केमिस्ट्री के लिए कोई रिएक्शंस याद नहीं करने आपको। ठीक है, गुड। You just is to make you understand that nothing is there to cramp up your things. Okay, it is just logical thinking. Okay, you do not need to repeat this. Okay. Okay, now before we move ahead, there is a slight bit of confusion among some guys that काफी बच्चों ने फिर पूछा भी है मेरे को personally. Let me clear this out once and for all. Now there are two rays. Okay, there are X-rays and there are gamma rays. Which one has the greater frequency? बताइए, इन दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं। गामा रेस और एक्स रेस में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बताइए। एवरीवन, या ऑब्वियसली, तो दिस हैज मोर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड दिस हैज लेस फ्रीक्वेंसी, मोर वेवलेंथ, लेस वेवलेंथ, ओके, एज कंपेयर टू ईच अदर। ठीक है, नाउ another very important thing, and this was the question that was asked in UPSC. Gamma rays are always nuclear in origin, हमेशा याद रखिए। पहले हम इसके बाद में बात करते हैं जरा, ठीक है ना। ये बताइए और कहाँ गामा रेस का यूज करते हैं हम, डिफेक्ट मतलब और कहाँ यूज करते हैं गामा रेस का? गामा नाइफ में, कैंसर ट्रीटमेंट में, आपको पता होगा वी आल्सो यूज दिस इन डिफेक्ट को देखने में। ठीक है ना, कोई अगर मेटल फटीग हो गया तो उसकी कोई मशीन आ गया, उसके क्रैक अंदर आ गया है, कोई पाइप है जहाँ से गैस लीक हो रही है, तो वहां पे दिखने के लिए कि गैस कहाँ से लीक हो रही है अंडरग्राउंडली, तो हम ये चीजें यूज कर सकते हैं गामा रेडिएशन। वेयर डू वी यूज एक्सरेज? एक्सरेज आर यूज टू व्यू बोन्स, ठीक है ना, ब्रोकन बोन्स को देखने के लिए यूज करते हैं। अगर सीटी टोमोग्राफी यूज कर रहे हो तो पूरी की पूरी का बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में। सीटी स्कैन में याद रखो, सीटी स्कैन में कुछ नहीं यूज होता, एक्सरे ही यूज होता है। ठीक है, ये पूछा गया एक बार क्वेश्चन, तो एक्सरे ही यूज करते हैं हम सीटी स्कैन में, पर उसमें पूरी बॉडी का 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो आप एक्सरे देख रहे हो वो 2D में देख रहे हो, अगर आप सीटी स्कैन कराओगे तो आप 3D में देखोगे। MRI स्कैन्स में हम यूज करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट इज एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट बेटा, वो मैग्नेटिक रेजोनेंस आ जाती है, वी डोंट यूज एक्सरेज इन दैट। ओके, नाउ गामा रेज में कुछ अलग चीज और भी है, जो सबसे बड़ी बात है जो पेपर में पूछी गई थी, दे आर ऑलवेज न्यूक्लियर इन ओरिजिन। ठीक है, स्टेटमेंट आई थी कि बोथ गामा रेज एंड एक्स रेज आर न्यूक्लियर इन ओरिजिन, ये स्टेटमेंट गलत है।
एक्स रेज आर ऑलवेज एटॉमिक इन ओरिजिन, ये बाहर इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन से बनती हैं। याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन की एमिशन होएगी तो एक्सरे बढ़ेगा, जब न्यूक्लियर की ओरिजिन होगी यानी कि अंदर न्यूक्लियर के अंदर से रिएक्शन या अंदर से कोई रेज आएगी बाहर, तो देयर विल बी एमिशन ऑफ गामा रेडिएशंस। याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा, अंदर वाले शेल से दूसरे शेल में जाएगा और वापस आएगा, एक एक्सरे की एमिशन होगी। यू गेट दिस पॉइंट गाइस? ठीक है। अब आप बोलो सर, एक्सरे का इसका मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि जो हमारे घर में बल्ब है जिसमें फिलामेंट लगा होता था, जो वैक्यूम में वो ग्लास वाला बल्ब होता था, क्या वो एक्सरे है? नो, दैट इज नॉट एक्सरे। व्हाई दैट इज नॉट एक्सरे? बिकॉज वो जो वाला इलेक्ट्रॉन होता था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता था और नीचे जाके ऊपर आता था वापस, ठीक है ना, अपनी नीचे से ऊपर जाता था, ऊपर से नीचे आता था, ठीक है ना। ये अंदर वाले न्यूक्लियंस होंगे, इनके लिए बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल चाहिए होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज चाहिए होगी बहुत ज्यादा हाई, ठीक है ना। तो एक्सरे आप घर में नहीं बना सकते हो क्योंकि घर में हमारे सिर्फ 220 वोल्ट की एनर्जी ही आती है। आपको कम से कम 10,000 किलो वाट की एनर्जी चाहिए, किलो वोल्ट की एनर्जी चाहिए इफ यू वांट एन एक्सरे। दैट इज व्हाई इट इज सो, इसकी मशीन आती है डिफरेंटली। ओके गाइस, गॉट इट? सो एक्सरेज आर electron emissions, electrons are produced from electron emission and gamma rays are produced from nuclear emission। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार हम इसमें और भूल जाते हैं ये सारी चीजें। एक्सरे को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज। और एक्सरेज की डिस्कवरी विलियम रोएंटजन ने की थी। मैंने आपको बताया था रोएंटजन इज आल्सो ए not SI unit but common unit for radioactive exposure। रोएंटजन, विलियम रोएंटजन ने की थी। Please check who discovered gamma rays। I am not very much sure about it। Please check gamma rays की डिस्कवरी किसने की थी। But these are the basic difference that you need to know। Okay। Yes beta, that's why there is so much energy that is required, not exchange। Okay, there is not exchange। यहाँ से एक्साइट होता है, इसको एक्साइट करने के लिए यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और फिर ये वापस डीके कर लेता है, दोबारा अपनी ऑर्बिट में वापस आ जाता है। ऊपर जाके जब वापस आता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्सरे, ठीक है ना, उसको एनर्जी को बोलते हैं एक्सरेज, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी नॉर्मल लाइट से ज्यादा होती है, ठीक है। ओके, पॉल विलार्ड ने किया, दैट्स वेरी गुड सूरज। Yeah, that is why we call it as nuclear emissions। Okay, that's good। तो याद कर लीजिए, सागर जनेजा जी बोल रहे हैं कि इसकी डिस्कवरी की थी पॉल विलार्ड ने। तो डू रिमेंबर पॉल विलार्ड। Okay, this is by William Roentgen, this is by Paul Villard। Okay, so we are done with most of the thing। Okay, so this is X-ray and this is gamma rays। Okay, so this is X-ray, this is gamma ray, what else? ये एक मैकेनिज्म है, किसी ने पढ़ना हो, ठीक है, तो पढ़ सकता है कि कैसे एक्सेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। यू डोंट नीड टू गो, कुछ नहीं किया जाता, ये फिलामेंट को हीट किया जाता है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि एक कैथोड रेट मतलब कैथोड मतलब ये एक्सेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये एक्सरे जो है, ये जो मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भागते हैं कैथोड से एनोड की तरफ, तो कैथोड से ओरिजिनेट होते हैं, तो इसको बोला जाता है कैथोड रेज ऑफ, सिंपल सी बात है, इसको कैथोड रेज भी बोला जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं, तो जब ये टकराते हैं इससे, ठीक है ना, जब इससे टकराते हैं तो एक एमिशंस होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उसको बोलते हैं एक्सरे। ओके, तो ये एक्सरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जब वो एमिट करते हैं रेडिएशंस, तो हम उसको बोलते हैं एक्सरे। ओके,
ना एक ये भी स्लाइड देखिए, हमने पहले भी बात की थी, तो अगर पेपर रखा है आपके पास या आपने सिंपल शॉट डाली है तो अल्फा पार्टिकल उस वहां तक ही रहेगा। हमेशा याद रखिए, ये बात तब हो रही है जब रेडिएशन सोर्स आपके बाहर पड़ा है, बाहर पड़ा है, आपकी टेबल पे पड़ा है, आपके साथ में पड़ा है, तो आपकी शर्ट, आपकी स्किन भी इसको रोक लेगी, अल्फा पार्टिकल इमिशन को। लेकिन बीटा पार्टिकल को नहीं रोक पाएगी। बीटा पार्टिकल कहाँ रोकेगा? एल्यूमिनियम फॉयल का नाम सुना होगा आपने। हैव यू एवर हर्ड अबाउट विलियम, जहां से आपके वो रैप करते हैं, कहते हैं खाना रैप करते हैं, रोटी रैप करके दे दोगे आपकी मम्मी, है ना? तो दैट एल्यूमिनियम फॉयल विल यू नो provide some protection against aluminium. Aluminium foil will protection against beta rays. Gamma rays के लिए that you need is very big concrete block. Concrete आपके घर में concrete बना होता है ये नहीं, इससे काफी मोटा दर परत वाला चाहिए होता है। आप ईंटें डाल देते हो, नहीं, इतना बड़ा मोटी परत चाहिए होती है सिर्फ कंक्रीट की, नट उसमें ईंटें उठे नहीं, कंक्रीट की बहुत बड़ी परत चाहिए होती है। इसलिए ये जहाँ पे आपका एक्सरे या गामा रेडिएशन खास करके होते हैं, तो वो बंदा भी पीछे से दूसरे कमरे से आपकी फोटो लेता है, वहां पे खड़ा होके कभी फोटो नहीं लेता आपकी। तो चाहे वो गामा हो चाहे वो एक्सरेज हो, दूर होके ली जाती है ये रेडिएशन। चले आगे। डन। तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस, who has got the more ionizing potential. Before we discuss anything further, do you guys know which will have more penetration, x-rays और gamma rays? बताइए। एक और अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएट करना हो एक्सरे और गामा रेज में, विच विल हैव मोर penetration power? Gamma rays, as easy as that. Penetration power is more of gamma rays than of x-rays, ठीक है? But if I say which will have more ionization potential, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भैया जी हमेशा एक्स रेज का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गामा रेज, ठीक है ना? तो यू गेट दिस, ओके ओके। नाउ इफ वी मूव फर्दर, we did this example ना, we did half life concept कर लिया था हमने। हाफ लाइफ क्या होती है बताइए? we did this half life concept, अभी नहीं किया? ओके तो हाफ लाइफ कुछ नहीं होता। हाफ लाइफ हम कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसके लिए हम एक यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी, जब हमें दर्शाना होता है कि अगर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो कितने टाइम पे इसकी उम्र आधी रह जाएगी या आधा रह जाएगा। ये जब हमने शुरू किया था तो कितने में आधा रह जाएगा, कितने में पौना रह जाएगा, कितने में एक अठाठ एक 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 बटा आठवां हिस्सा रह जाएगा, एक किसमें एक बटा 16वां हिस्सा रह जाएगा, ठीक है ना? तो सपोज इफ यू टेक 1 kg ऑफ यूरेनियम, ठीक है ना, यूरेनियम 235, दैट इज अ वेरी फिशनेबल प्रोडक्ट। तो ये देखो, हमने मास लिया 1000 ग्राम यानी कि 1 kg एक कोई सब्सटेंस लिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो हम ग्राफ बनाते हैं कि कितने साल में, ये सपोज डेज लिखा है, इट कैन बी ईयर, इट कैन बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, है ना? तो हम एक जस्ट मैं आपको एक वो ग्राफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने 1 kg लिया तो वो आपने देखा एक दिन बाद आधा रह गया, 2 दिन बाद 250 ग्राम रह गया, उसके बाद 125 ग्राम रह गया, फिर और कम रह गया, और कम रह गया, कम रह गया, कम रह गया, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है ना? समझ रहे हो? तो ये होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इट टेल्स यू दैट हाउ मच amount of that time it takes for half of the atoms in the sample of a radioactive substance to decay. decay मतलब टूटने में कितना टाइम लगता है, half of the amount टाइम टेकन, ठीक है ना? कितना हाफ लाइफ है, इससे ये दर्शाता है कि अगर आपने 1 किलो लिया था तो 500 ग्राम तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है? तो इट इज डिफाइंड एज अ टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस टू डिके अवे, ठीक है जी? तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स पड़ी है, जैसे कि यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ होती है 4 × 10⁻⁹ ईयर्स, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है ना? जैसे कार्बन 14 होता है, इसकी हाफ लाइफ होती है 5570 ईयर्स। इससे एक ऊपर नहीं एक नीचे नहीं, ठीक है जी? अब आप बोलो सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो आपको कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट पता होगा, हम पढ़ेंगे बाद में भी इसको, कार्बन डेटिंग।
कार्बन डेटिंग हम करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि पुरातत्व के जो विज्ञानी होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो एंटीक्विटीज में डील करते हैं, अगर उन्हें कोई ऐसी पुरानी पुरातत्व चीज मिलती है जिसका उनको डेट नहीं पता है, उन्हें पता होना चाहिए कि ये कहीं इजिप्ट के टाइम में, इजिप्ट सभ्यता से बिलोंग करती है या नहीं करती है, ये कैसे वो डेफिनेटली साइंटिफिकली तरीके से कैसे पता करेंगे। कार्बन डेटिंग का उसका कंसेप्ट होता है, कार्बन 14 हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। कार्बन इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना, कार्बन हर जगह भी होता है। तो अगर उस ऑब्जेक्ट में कार्बन रहा होगा तो उसने कहीं ना कहीं, कार्बन किस में होता है बताइए, सारे कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन होता है। आप ग्लूकोज खाते हो उसमें कार्बन है कि नहीं, C6H12O6। आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो उसमें भी कार्बन है, ठीक है। हर जगह पे आपके पास कार्बन होता है, ट्रीज में कार्बन होता है। अगर उसकी लकड़ियों से कोई चीज बनाई जाएगी उसमें कार्बन होगा। अगर उससे कोई धातु बनाया जाएगा, धातु कह दिया, उसमें कोई चीज बनाई जाएगी, कोई भी चीज बनाएगी उसमें भी तो कार्बन रहेगा। तो कार्बन 14 हमारे जो एटमॉस्फेयर में होगा वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6, लेकिन हमें उसकी हाफ लाइफ पता है कितनी है। तो हम उसकी कंसंट्रेशन देखेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्ट उठाया, जो हमने एंटीक्विटी उठाई है, तो उसमें इतनी मात्रा है अभी कार्बन 14 की, यानी कि अगर इतनी है, सपोज इतना है उसकी वैल्यू, ठीक है ना, डीके कांस्टेंट इतना है, तो उसकी उसकी हाफ लाइफ कितनी है, इतनी, यानी कि इतना साल पुराना वो ऑब्जेक्ट होगा कम से कम, ठीक है। हमें कोई हड्डियां मिली हैं, ठीक है ना, हड्डियां किसी जानवर की मिली हैं, कोई डायनासोर की मिली हैं। अब डायनासोर की हड्डियां भी तो कैल्शियम और कार्बोनेट से बनी होती हैं, ठीक है ना। और कार्बोनेट्स में वो जो सी होता है वो 14 होगा। C14 जो होगा उसका हम डिके कांस्टेंट ढूंढ लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि ये 10,000 साल पुराना है या 1 लाख साल पुराना है। कितना उसमें कार्बन 14 की जो वैल्यू होगी उससे हम पता कर सकते हैं कि कितनी चीज पुरानी है। एवरीवन गॉट इट? कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट समझ लगा? आगे हम इसको और डेवलप करेंगे अच्छे से, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे, चलिए। तो नाउ वी मूव टू अनदर कंसेप्ट, दैट इज, एक मिनट। Before we do the benefits of nuclear energy, let me describe you something. Let me describe you what is fission and what is fusion. तो हमारे पास दो रिएक्शंस मैंने पहले बताया होते हैं, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। हमने उनको नाम दिया था न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। एवरीबॉडी गॉट इट? न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। अब ये जो न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, फ्यूजन अलग बात है और फिशन अलग बात है, ये हमेशा याद रखिए। फिशन मतलब तोड़ना, फ्यूजन यू से यूनाइट करना होता है ना, यू से मतलब जोड़ना। अब मेरे को बात सुनो, दो बड़ी चीजें हैं, जो बड़ी चीजें होती हैं उनको तोड़ना आसान है कि जो छोटी चीजें हैं? सोचो, खुद सोचो, जो बड़ी चीजें हैं उसको तोड़ना आसान है या छोटी चीजों, बताइए। छोटी, छोटी चीजों को तोड़ना आसान है? अरे भाई, तो कांच का गिलास लेगा, उसको तोड़ना आसान होगा कि इतनी सी कांच का लेगा और उसको फेंकेगा ऊपर से नीचे, उसको तोड़ना आसान है। खुद सोचो, लार्जर ऑब्जेक्ट्स है ना। तो हमेशा जहां पे फिशन होएगी आई से, याद रखो आई से, उसका मतलब होगा तोड़ना होगा, तोड़ना। किसको तोड़ना आसान होगा? बड़ी चीजों को तोड़ना आसान होगा, दैट इज माय न्यूक्लियर फिशन। जहाँ पे जो न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है उसको तोड़ा जाता है, बहुत ज्यादा गुब्बारा बड़ा हो चुका है उसको तोड़ा जाता है एक सुई मार के। उस सुई का नाम है न्यूट्रॉन। हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है वो न्यूट्रॉन, हम पहले भी पढ़ के आए हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस जो होते हैं, हमेशा याद रखिए, बहुत बड़ा न्यूक्लियस जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा, ठीक है,
जो फिशनेबल मटेरियल होगा वो टूटेगा, फर्टाइल मटेरियल नहीं टूटेगा। आगे जाके हम पढ़ेंगे व्हाट इज फिशन एंड फर्टाइल। हमेशा रखिए, याद रखिए, फिशन वो रिएक्शन है जो में ऑलरेडी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये बस टूटने की कगार पे है लेकिन टूटा नहीं है अभी, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें सुई मारनी पड़ेगी, उस सुई का नाम होगा न्यूट्रॉन, ठीक है ना। हम उसको याद करेंगे कि क्या कैसे हम उसको और कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन सबसे पहले डिस्कवरी जो न्यूट्रॉन की है ये स्टार्ट होती है जेम्स चैडविक में। हम पहले बात भी करके आ चुके हैं कि 1932 में जेम्स चैडविक ने, एक बंदा है जिसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। गुड। हमने पढ़ा था कि कैसे ये डिस्कवरी होती है न्यूट्रॉन की, और न्यूट्रॉन के बाद सारे रिएक्शन को एटॉमिक मास में, एटॉमिक इसका जो एटॉमिक मास है उसमें एक्सप्लेन करने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। तो जेम्स चैडविक ने एक इंग्लैंड में इसकी डिस्कवरी की सबसे पहले, लेकिन अभी उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि इसका रोल क्या है न्यूक्लियर फिशन में। उसने सिर्फ डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की, ये याद रखिए। इनका जो रोल है फिशनेबल प्रोडक्ट्स में या इनका एलिमेंट न्यूक्लियर फिशन ऑफ हैवी एलिमेंट्स में, ये डिस्कवरी की थी जर्मनी के दो साइंटिस्ट ओटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन, ठीक है ना। तो ये बताते हैं कि किस तरह से और बाद में 1939 में इनकी एक और जो जर्मन साइंटिस्ट है लीजे मीटनर एंड ऑटो रॉबर्ट फ्रिश, ठीक है ना, उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से न्यूट्रॉन जो है वो हम यूज कर सकते हैं या यूज करके उसको तोड़ा जा सकता है बहुत सारे बड़े अनस्टेबल न्यूक्लियस को, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, जो हमने पढ़ के आए हैं अभी तक, ठीक है ना, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। हमने अभी तक पढ़ा है कि न्यूक्लियर फिशन जो होती है दैट विल ऑलवेज टेक प्लेस इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है ना, यूजली अनस्टेबल, दोज आर विच आर अनस्टेबल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसको तोड़ने के लिए उनको तोड़ने के लिए अब जो बड़ा होगा, बड़ा एलिमेंट होगा ऐसे करके जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो इज मोर देन 1.51, ठीक है ना, जो कि बैंड ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहेगा। ये अभी 1.52 इतना भी गिरा नहीं हुआ है, 1.53 है। अब क्या होगा, इसके अंदर सुई लगाई जाएगी एक न्यूट्रॉन की, ठीक है ना। जब न्यूट्रॉन इसमें एक ऐड कर दिया जाएगा तो ये अपने आप अनस्टेबल हो जाएगा और ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियसिस में टूट जाएगा, ठीक है। हम उसको अभी नाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। और प्लस 3 न्यूट्रॉन और निकालेगा बाहर, ठीक है ना। समझ लग गई ये बात। तो फिशन में क्या होगा, बहुत बड़ा न्यूक्लियस होगा जिसमें N/P रेशियो 1.51 से ज्यादा होएगी, जो कि इनहेरेंटली अनस्टेबल होगा। उसको ऑलरेडी टूटने की कगार पे होगा लेकिन टूटा नहीं होगा, तो उसको तोड़ने के लिए फाइनली एक सुई लगाई जाएगी, उस सुई का नाम है न्यूट्रॉन। जब ये दोनों रिएक्शंस होंगे तो हमारे पास दो नई एलिमेंट्स बनेगी, याद रखिए, दो नई एलिमेंट, छोटी एलिमेंट्स बनेगी, ठीक है ना, डन, गुड। और 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, प्लस देयर विल बी हाई हीट एनर्जी एंड प्रेशर जो बाहर निकलेगा, ठीक है ना। अब आपको समझ लग रहा है, जब मैंने वहां पे बोला था शुरू में कि हीट का, टेम्परेचर का, प्रेशर का न्यूक्लियर फिशन मटेरियल्स पे कोई रिएक्ट नहीं होगा, कोई उसका यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण ही हीट पैदा हो रही है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस के कारण ही प्रेशर पैदा हो रहा है। डन, गुड। तो न्यूक्लियर फिशन मटेरियल्स हमने अभी जस्ट ये समझा है कि बहुत बड़ा न्यूक्लियस होगा जहाँ पे N/P रेशियो ज्यादा होगी और जो टूट के दो डॉटर न्यूक्लियस में दो नए एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी स्टेबल नहीं होंगे बट ये इससे ज्यादा स्टेबल स्टेट है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, ये जो दो बने हैं, नए बच्चे बने हैं, ये ज्यादा स्टेबल है जो ओरिजिनल उनके पास पेरेंट न्यूक्लियाई था। गुड, गुड। अब आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कि भैया ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, ठीक है ना।
अब ये क्या चीज है, आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत कॉमन देखा होगा, है ना। आपने वो देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पाउडर फॉर्म में होता है, जिससे आप मॉडल बनाते होते थे कभी पहले, बनाए हुए ना मॉडल हाथ से। तो आपने देखा होगा जब वो चूना पत्थर, या जो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हो, है ना, ये चूना पत्थर कभी यूज करते हो, है ना, लाइमस्टोन यूज करते हो, है ना। तो जैसे जैसे आप बनाते हो ना, उससे मॉडल बनाते हो, तो कभी आपने देखा होगा जब वो मॉडल बन जाता है, उसके बाद जब वो एकदम से सेट हो जाता है ना, सेट हो जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बाद गर्मी निकलती बहुत ज्यादा, देखा कभी? हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट? कभी मॉडल बनाया हो तो आपको याद होगा, या सिर्फ इतनी सी बात याद कर लो, आप गर्मियों में खाना खाते हो दोपहर का, तो खाना खाने के दौरान, खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा आपको गर्मी लगती है, कई लोगों को बहुत ज्यादा लगती है खास करके। तो वो यूजुअली क्या होता है, हीट जनरेट होती है जब आपकी डालते हो। यस, वेरी गुड। तो दैट इज ए एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक का मतलब हीट। जब हीट रिएक्शन के दौरान बाहर निकलती है, प्रोडक्ट साइड से निकलती है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होती है, तो आप हीट एब्जॉर्ब करते हो। जब आप कभी आपने देखा होगा यूरिया और वाटर को मिक्स करो तो वो ठंडा ठंडा लगता है बाहर देखने को, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? फिशन इज वेरी गुड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सिर्फ हीट एनर्जी नहीं निकलती, याद रखिए, हीट एनर्जी नहीं निकलती अकेली, प्रेशर भी आपका बहुत ज्यादा डेवलप होता है वहां पे, ठीक है। डन, गॉट दिस पॉइंट गाइस? तो हमने पढ़ा था ये जो ट्रांसमुटेशन होती है, ठीक है ना, ट्रांसमुटेशन होती है, न्यूक्लियस ऑफ ए अनस्टेबल आइसोटोप स्ट्रक विद हाई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, दैट विल रिजल्ट इन, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स इज नोन एज ट्रांसमुटेशन, ठीक है। ओके, ये कौन से एलिमेंट में होता है ट्रांसपोर्टेशन? यूजुअली जिनका टर्म नंबर 93 से या 92 93 से ऊपर है, ठीक है, ठीक है। अब ये हम किस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज कर सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स की? बाय मेकिंग देम स्पीड अप इन ए पार्टिकल एक्सेलरेटर। हम पढ़ेंगे वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, पर अभी के लिए याद रखिए कोई पार्टिकल एक्सेलरेटर ऐसी मशीन है जो कि एक नॉर्मल न्यूट्रॉन को स्पीड को बढ़ा या कम कर सकती है, ठीक है ना। ओके, बिफोर वी मूव अहेड, take a look at this. What is this? This is a neutron, simple neutron. This is nucleus, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फिशन कब होएगी? जब दोनों टकराएंगे और छोटे छोटे 3 न्यूट्रॉन बन जाएंगे, ये देखो, और 2 फिशन प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, 2 छोटे एलिमेंट्स बन जाएंगे। इसको अगर हम और अच्छे से देखें तो हमारे पास ये देखो एनर्जी बन रही है। क्रिप्टॉन, जैसे यूरेनियम 235 का एग्जांपल लें, ठीक है, ये बहुत बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियस है, 92 है यहाँ पे, और ये 235 है, 235 नीचे है, यानी ये ऐसे है 235। व्हाट इज इट्स अप्रोक्सीमेटली 100 135 143, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 92, अप्रोक्सीमेटली 1.55 आएगा, अप्रोक्सीमेटली, देख लीजिए कितना आ रहा है। इट्स इनहेरेंटली अनस्टेबल, है ना। दूसरे पास से बन रहा है क्रिप्टॉन और बेरियम, याद रखिए, क्रिप्टॉन और बेरियम। अब आप बोलो सर, व्हाई दिस इज अनस्टेबल एंड दिस इज स्टेबल, कंपैरेटिवली स्टेबल? बताइए क्या हो सकता है इसका रीजन? व्हाई यूरेनियम 235 को हमने इनस्टेबल, अनस्टेबल बोला, और क्रिप्टॉन और बेरियम को हमने स्टेबल बोला? बताइए क्या रीजन हो सकता है?
one ratio can be, but that will not that be that much of a significant factor. हाँ, मान लिया ये भी हो सकता है, बट मेजर रीजन क्या है? अनस्टेबिलिटी कब बोलते हैं हम? अनस्टेबल कोई न्यूक्लियस कब है? जब मैंने बोला कि दो फोर्सेस किसी भी न्यूक्लियस में होती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं? एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स, ठीक ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, सॉरी। तो ये जो दो फोर्सेस है ये बैलेंस बना के रखेगी, तब तक बैलेंस रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप देखो कि जो प्रोटॉन ज्यादा बढ़ जाएंगे या प्रोटॉन ज्यादा आपने देखा कि कम हो जाएंगे, तो उसके कारण मैंने आपको बोला था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हमेशा कहाँ पे एक्ट करती हैं? दे जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे डायमीटर बढ़ेगा, वैसे वैसे न्यूक्लियस पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है उसका दबदबा कम हो जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस जो है उनका दबदबा इंक्रीज हो जाएगा। यस, गुड। तो अब आपको समझ लगा कि यूरेनियम 235 का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है, ये टूटेगा। अब ये क्रिप्टॉन की और बेरियम की बात करें तो ये छोटे न्यूक्लियस एज कंपेयर टू यूरेनियम 235, काफी छोटे न्यूक्लियस हैं। इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ज्यादा लग रही हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस भी अंडर कंट्रोल है, बैलेंस्ड रहेगा ये, ठीक है। तो हमेशा एन बाई पी रेशियो नहीं देखनी है, वैसे भी देखेंगे हम एन बाई पी रेशियो भी इनकी, बट मोस्टली विच इज मच मोर स्टेबल क्राइटेरिया दिस। ओके, ये फोर्स आपके पास स्टेबल होनी चाहिए। जब तक ये फोर्स स्टेबल है, द प्रोडक्ट विल नॉट अंडरगो रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। आप ये नहीं देखोगे ये क्रिप्टॉन फर्दर टूट रहा है या बेरियम फर्दर टूट रहा है, ये एंड प्रोडक्ट है बस। समझ लग रहा है मेरी बात? लग रहा है बच्चों समझ? गुड। अब ये देखो बहुत अच्छे से, क्या ये रिएक्शन स्टेबल है? ये देखो, बताओ, ये प्रोडक्ट बन रहा है, बताओ कितना बना है प्रोडक्ट इनका? 145 में 92 ऐड कर दो, कितने बने? जल्दी जल्दी बताओ। 233 है ना, 233 बने। इनको ऐड करो ना, इधर ऐड करो तो 236 बनते हैं, ठीक है ना। 236 और 92 नीचे, इधर ऐड करो तो कितने बनते बताओ? 92 नीचे, ऊपर बनते हैं 233। लग गई समझ, है ना। अब मेरे को बताओ क्या ये स्टेबल रिएक्शन है? नहीं। इसके अगर ऊपर 3 न्यूट्रॉन्स हमने कहा बाहर निकल रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, क्या अब ये स्टेबल रिएक्शन है? बताइए, ठीक है ना। अब रिएक्शन स्टेबल है। ये देखो 233 और 3 36 हो गए, 236 इधर है, 92 नीचे, 92 नीचे इधर है, डन। ओके, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा मतलब होता ही नहीं ऐसा। जो साइंटिस्ट एग्जैक्टली बोलते हैं, हम तो 3 लेकर चलते हैं ना कि हमें चलो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे 2.5 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं बाहर, औसतन ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। अब याद है आपको ये जो हाफ न्यूट्रॉन है या हाफ का डिफेक्ट है, ये कहाँ जा रहा है? समझ लग रहा? 0.5 ग्राम का जो फर्क आएगा इसके कारण, 2.5 न्यूट्रॉन के निकलने के कारण, वो कहाँ जाएगा? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू गामा रेज, ठीक है ना। ये मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा, देखो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये देखो लिखा ना एग्जैक्टली। ये फिजिसिस्ट जो है वो ये हम यूज करते हैं, जो फिजिसिस्ट न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होते हैं, दे यूज दिस इक्वेशन, नॉट दिस इक्वेशन। ये तो हमने अपने तरफ से सिंप्लीफाइड करने के लिए हमने बोला कि 3 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं और ये देखो कितनी जल्दी स्टेबल होगा, नहीं। पर जो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट यूज करते हैं इक्वेशन वो है ही। अब देखो ये है 92, ये है बेरियम कितना था? बेरियम था आई थिंक 56 और 36 है नीचे। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि 0.5 ग्राम जो है वो कम आ रहा है इस तरफ। अब वो जो मास डिफेक्ट आ रहा है
वो मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। ये देखो लिखा हुआ ना एनर्जी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में बाहर जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन या गामा डीके। ग्रेट गाइस, यू अंडरस्टैंड नाउ? लग गया बात समझ? आगे चले। इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि मिली इक्विवेलेंट क्या होते हैं, हम ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट क्या होते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होते हैं, ये कितनी एनर्जी निकलती है, दिस डज नॉट कंसर्न्स अस। बस इतनी याद रखो, एनर्जी निकलती है, किस फॉर्म में निकलती है। बोथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और प्रेशर भी बनता है और एनर्जी भी निकलती है। एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन। प्रेशर जो होता है वो पास्कल्स में, मेगा पास्कल्स की फॉर्म में निकलता है। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके कारण हीट एनर्जी निकलती है, ये बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है, वो सारी हम यूज कर सकते हैं। डन डन डन, ओके। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्या होती है? हमेशा याद रखिए, दो तरह के न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस होते हैं हमारे पास। लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू गाइस। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस जो होते हैं हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है? ये दो तरह के हो सकते हैं बेसिकली। जो पहला है वो है कंट्रोल्ड, जो दूसरा है वो है अनकंट्रोल्ड, ठीक है? अनकंट्रोल्ड, ठीक है ना? तो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड। जो आपके कंट्रोल में है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शंस। याद रखिए, जो कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शंस होंगे दैट विल गिव राइज टू, किसको राइज करेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये रिएक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं? कोई भी आपने वो कलपक्कम वाला सुना होगा, या तेगा नेशनल पार्क के पास, सॉरी नेशनल पार्क बोल दिया, तदोबा जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है ना? नो 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 सरा, अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस के बारे में। न्यूक्लियर फिशन के अंदर ही न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस भी आएंगे, लेकिन अभी समझने की कोशिश करो। ये आप कंट्रोल्ड रिएक्शन जब यूज कर रहे हो, जब जब आप कंट्रोल कर रहे हो न्यूक्लियर रिएक्शन के स्टेज को, तो आप बना रहे हो बेसिस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, आप न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो इसी वे से बन रही है, ठीक है ना? कंट्रोल्ड, ये क्या है मतलब अभी हम समझेंगे आगे जाके। ये दूसरा मेथड है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट विल गिव राइज टू एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर डिजास्टर। न्यूक्लियर डिजास्टर लाइक चेरनोबिल के बारे में, यूक्रेन के बारे में सुना होगा, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। तो वो हुआ था क्योंकि उनका कंट्रोल हट गया था, ठीक है ना? जब वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गया तो अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन हो गया, तब वो बन जाएगा एक तरह का एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर डिजास्टर। गुड, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटा? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी कॉल एज कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस, ठीक है जी? अब ये क्या चीज है, इसको समझने के लिए पहले समझो कि ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस क्या होते हैं। देखो, मैंने आपको बताया, अगर आप 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस का लेते हो, उसमें कितने एटम होते हैं? इतने 6.023 into 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। दिस इज आल्सो नोन एज एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस नंबर, ओके। नाउ दिस, अगर एक में है 1 ग्राम में, तो 1000 में तो और ज्यादा होंगे, है ना? 1000 ग्राम में तो कितने भी अगर आप लेते हो, कितने भी अगर आप एटम्स लेते हो, कोई भी एलिमेंट लेते हो, जैसे यूरेनियम 235 ले लिया, कोई भी फिशनेबल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहाँ पे होगा? जो कि फिशन नेबल मटीरियल, फिशनेबल मतलब टूटने वाला, अनस्टेबल मटीरियल है, ठीक है? उसको जब आप एक न्यूट्रॉन से तोड़ोगे या न्यूक्लियन में आके उसको तोड़ोगे, हमने ऑलरेडी पता दो बनेंगे, क्रिप्टॉन बनेगा और बेरियम बनेगा, है ना? और हमने अपने हिसाब से बोला था कि 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। डन, अभी के लिए इतना समझो, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, है ना? ये सब हमने ऑलरेडी कर चुके थे इलेक्ट्रॉन पिछले उसमें रिएक्शंस में। यहां तक क्लियर है बेटा? सब बताओ।
एवरीवन, यहां तक क्लियर है? चले आगे। गुड। अब ये तीन है, ये तीन जाके ये इसको तोड़ेगा, वो आगे जाके तीन और बनाएगा, ये वाला जाके और किसी को तोड़ेगा, वो आगे जाके तीन बनाएगा, ये आगे जाके तीन बनाएगा, तीन और इलेक्ट्रॉन्स को, तीन और एटम्स को तोड़ेगा। तो अगर मैंने एक से शुरू किया तो तीन बन गए, तीन आगे जाके नौ बन गए, नौ आगे जाके 81 बन गए, 81 जाके 343 बन गए, फिर उसका स्केयर बन जाएगा, उसका क्यूब बन जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नॉट, सॉरी सॉरी, 3 का क्यूब है ये, 27 बनेगा। यानी कि एक तीन निकाल रहा है ना, तो तीन कितने निकालेंगे? नौ। नौ कितने निकालेंगे? ठीक है ना, 9 × 9 × 9, 81 × 9, 729। समझ लग रहा है ये बात? यानी कि एक से शुरू किया था, उसने तीन निकाले, आप तीन में तीन का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है ना। तो 9 निकालेगा, 27 निकालेगा, 27 का क्यूब करोगे अप्रोक्सीमेटली जितना भी बनता है आप देखी जाओ, 729, 729 का क्यूब करते रहो, इस तरह से बढ़ता रहेगा। समझ लग रहा है? डन। क्या तक क्लियर? तो अब मेरे को बताइए, ये कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है? आपको क्या लग रहा है, क्या ये कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है? ये अनकंट्रोल्ड है। क्यों नहीं कंट्रोल में? इसमें आपका कोई रोक नहीं सकते, आपने बस एक सुई लगा दी है। अब वो जैसे आपने देखता ना कि एक एक चीज को गिरा देते हो और सारे के सारे गिरते रहते हैं, डोमिनो इफेक्ट के बारे में सुना होगा आपने, है ना, कि एक एक चीज को गिरा देते हो तो सारी सारी उसके साथ जितनी भी साथ में, वो देखा होगा आईफोन कट्ठे कट्ठे खड़े हैं, एक को गिरा देते हो सारे गिरना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह गिरे रहते हैं, गिरते रहते हैं, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। दिस इज नोन एज डोमिनो इफेक्ट। तो दिस इज अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। और जब ये एकदम से अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ये किसका बेसिस बनाते हैं? आपका एटॉमिक बॉम्ब का। गॉट गॉट इट? एटॉमिक बॉम्ब में कुछ नहीं होता, एटॉमिक बॉम्ब में वही चीज हो रही है जो हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में कर रहे हैं, बशर्ते फर्क क्या है उसमें कि वो अनकंट्रोल्ड है और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में है वो कंट्रोल्ड है, ठीक है। अब कंट्रोल कैसे करोगे? सपोज, और यही सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिफरेंशिएट करता है एक एटॉमिक बॉम्ब से। सपोज ये जो तीन आगे जा रहे हैं उसमें ये दो अब्जॉर्ब हो जाए किसी तरह से, ये रिएक्शन में हिस्सा ना ले, ये भी दो अब्जॉर्ब हो जाए, सिर्फ एक आगे जाए, एक आगे जाके फिर तीन तोड़ेगा, ठीक है। उनमें से भी दो अब्जॉर्ब हो जाए, हर बार दो अब्जॉर्ब हो जाए, सिर्फ एक ही आगे निकले। समझ रहे हो मेरी बात? किसी किसी तरह से हम इसको कंट्रोल कर पाए। अभी हम देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग कैसे होती है और किस तरह से हम उसको कंट्रोल करते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखो, किसी ऐसी जादुई शक्ति से या कोई ऐसे मटेरियल से हम इसको जो आगे जा रहे हैं उसको रोक दें तो क्या होगा कि वो चीज, वो रिएक्शन आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा, वो कंट्रोल होएगा। क्या उतनी हीट एनर्जी निकलेगी जितनी उसमें निकलती है एटॉमिक बॉम्ब में? नहीं। क्या उतनी प्रेशर बनेगा जितना एटॉमिक बॉम्ब में निकलता है? नहीं। तो अब इस हीट और प्रेशर का यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाओगे? देखो बेटा, दो तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो यूजुअली। एक होता है थर्मल से, ठीक है। एक यूजुअली हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, आपने सुना होगा। मोस्ट कॉमनली हमारे पास ये दो मेथड होते हैं। पंजाब में थर्मल का बहुत ज्यादा हिस्सा है, हाइड्रो का भी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो हम बनाते हैं, थर्मल से क्या करते हैं कि भैया आप पहले कोयला लेते हो, कोयला, ठीक है ना, कोल लेते हो, ठीक है, उसको जलाते हो एक बहुत बड़े फर्नेस, भट्ठे में, भट्ठे की तरह मैं समझो इसको, बहुत सारे बड़े भट्ठे में इसको जलाते हो, ठीक है। यहाँ पे कोल जल रहा है, ठीक है। और ऊपर से आप पानी लेके आते हो, पानी भाप बनता है, भाप को आप टरबाइन, टरबाइन होती है ना, टरबाइन जो घूमने वाली टरबाइन होती है, ठीक है ना, उसके ऊपर चलाते हो अंडर प्रेशर, तो ये घूमती है,
ये घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, कि कैसे हम कोयले का यूज करके एक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, ऐसे ही यूज करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, कुछ नहीं होता, हम डैम बना देते हैं। डैम मतलब पानी बहुत ऊपर होता है, पानी ऊपर से जब नीचे ऐसे टरबाइन पे गिरता है बड़ी स्पीड से और बड़े प्रेशर से, तो वो उसको घुमाता है तेजी से, जब वो घुमाता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गुड, यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड तरीके से जो, पर ये दोनों में क्या फर्क है, ये तो बहुत ज्यादा पैसे लेता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। थर्मल एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है कि ये हम पैदा करते रहें, इतना हमारे पास समर्था नहीं है, बिकॉज हमारे पास इतना कोयला नहीं है हमारे पास। और कोयला की खपत जितनी ज़्यादा करेगा उससे बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि ग्रीन हाउस गैस करती हैं बाद में। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक थर्ड चीज़ है जिसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या है कि आप यही चीज कर रहे हो, वही चीज जो रिएक्शन कंट्रोल्ड फिशन कर रहे हो, उसमें आप हीट एनर्जी जनरेट करोगे। याद है हम जब रिएक्शन लिखते हैं तो हीट लिखते हैं साथ में कि हीट और प्रेशर बनता है। उसी हीट और प्रेशर से आप पानी को उबालोगे, स्टीम बनेगा, स्टीम से आप प्रेशर से आप यही प्रोसेस कर रहे हो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी वाला, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है ना। डन। फर्क क्या है, एक तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर में क्या है कि खपत जो ईंधन की है, या अगर बोलूँ कि कितना रिएक्टेंट्स यूज होते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको एक स्केल दूं तो ये ऐसे है, देखो। अगर आप 1 kg यूरेनियम लेते हो, ठीक है, और 45,000 किलोग्राम कोल लेते हो, 45,000 किलोग्राम कोयला लेते हो, दोनों एक ही समान इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। समझ लो, 1 kg यूरेनियम और 45,000 किलो कोयला जल के एक जितना ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ज्यादा किफायती क्या होएगा आपके लिए, ज्यादा फायदेमंद क्या होएगा आपके लिए, ऑफ कोर्स, ठीक है ना, यूरेनियम। ओके, गुड, एवरीवन अंडरस्टूड द कंसेप्ट। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर एनर्जी का कंसेप्ट सेम ही है, बस ये हीट एनर्जी कौन जनरेट करता है, हीट कैसे जनरेट होती है, यही फर्क है बस, ठीक है ना। आप कोयले को जला के उसको गर्म करके उसके ऊपर पानी को गर्म करके स्टीम को गर्म करके आप टरबाइन घुमाओ, या जो हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस किए हैं, जो अभी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, अगर उससे आप गर्म करके पानी को और उसको स्टीम बना के उसको प्रेशर के अंडर आप टरबाइन पे फेंकते हो, वो घुमाती है उसको, तो द थिंग इज ऑलवेज द सेम। कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, बट द ओनली फर्क बेसिकली क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत कम ईंधन यूज करती है, बहुत ही कम, मिनिस्कुल एज कंपेयर टू कोल। दूसरी बात, कोयल की हमारी खपत जो है वो बहुत ज़्यादा है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हम कंटिन्यू नहीं कर सकते अभी के लिए, तो ठीक है, लेकिन अगले 10-15 साल में आपको सोचना पड़ेगा कि भैया ये इट इज़ नॉट फिजिबल, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर अस। ओके, गुड। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने ये भी चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया है, डिस्कशन कर ली है। लेट अस मूव टू, ठीक है, ठीक है, चेन रिएक्शन मतलब एक 3 को बनाएगा, 3 आगे 3 को बनाएंगे, ठीक है ना, 9 को बनाए, मतलब 27 को बनाएंगे, 27 आगे बनाएंगे, ऐसे करके। डन। नाउ इफ यू मूव फर्दर, ठीक है ना, you should know what is the difference between fissile and fertile materials, ठीक है। फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल्स में बहुत अंतर होता है बेटा, इसका अंतर आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपके लिए बहुत इशू हो जाएगा आगे जाके, क्योंकि हमने आगे भी पढ़ना है, ठीक है। इसको 2 मिनट देखो, इसको स्लाइड को, लेट मी मैं भी आता हूँ 2 मिनट में, ठीक है।
हेलो गाइस, आवाज आ रही बेटा? गुड गुड गुड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिसाइल एंड फर्टाइल मटेरियल्स? फिसाइल मटेरियल है वो मटेरियल जो चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकता है, मतलब आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, ओके, डन। तो फिसाइल मटेरियल है वो चीज होती है जो कि ड्राइव करता है मटेरियल को, ठीक है ना, जो कि आगे जाके सस्टेन कर सकता है चेन रिएक्शन को। ठीक है, ओके। एक दूसरा होता है फर्टाइल मटेरियल। फर्टाइल मटेरियल, इसका एग्जांपल है यूरेनियम 233, ठीक है, या यूरेनियम 235, ठीक है। ये इसके एग्जांपल हैं फिसाइल मटेरियल के। फर्टाइल मटेरियल वो है जो खुद तो नहीं कर सकता है, अपने आप से चेन रिएक्शन नहीं बना सकता है, लेकिन एक बार जब वो ट्रांसम्यूटेट कर गया, यानी कि उसका अपना फॉर्म को परिवर्तित करके, अपने को रूप को परिवर्तित करके एक फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट होता है और उसके बाद चेन रिएक्शन चलता है, तब हम उसको बोलते हैं फर्टाइल मटेरियल, जिसकी एग्जांपल है थोरियम, THORIUM, थोरियम। ठीक है ना। ये जो थोरियम है ना, ये थोरियम जो है, ये अगर आप रिएक्शन में डालोगे, और इंडिया के बहुत ज्यादा, इंडिया के वर्ल्ड के 25 से 30% रिजर्व इंडिया के पास थोरियम के हैं। ठीक है, और इंडिया के यूरेनियम का सिर्फ एक मात्र, पूरे वर्ल्ड में जितना यूरेनियम उसका मात्र 1% इंडिया में है। ठीक है ना। तो फर्टाइल जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल्स होते हैं जो खुद से चेन सस्टेन नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको इससे न्यूक्लियस में, अगर इसको आप लेके जाओगे मटेरियल को, थोरियम को न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो ये रिएक्शन नहीं बना पाएगा। लेकिन एक बार जब ये कन्वर्ट हो जाएगा फिशन मटेरियल में, फिसाइल मटेरियल में, यानी कि एक प्रोसेस आएगा, हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रोसेस करना पड़ेगा हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा थोरियम को यूरेनियम 233 में। ठीक है ना। जब यूरेनियम 233 या 235 बन जाता है वो एक बार, तो उसके बाद ये चेन को सस्टेन कर पाएगा। लेकिन सीधा थोरियम अगर आप रिएक्टर में डालोगे तो ये चेंज नहीं होगा किसी भी चीज में, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें यूरेनियम 233 में। डन। तो इसको बोलते हैं फर्टाइल मटीरियल। ठीक है जी। नॉट आर्टिफिशियल। फिसाइल मटेरियल वो होता है जो चेन रिएक्शन को सस्टेन करे। ठीक है ना। आप उसके लिए आपको न्यूट्रॉन चाहिए होता है, बस एक बार टकराओगा वो चलती रहेगी चेन। लेकिन फर्टाइल मटेरियल वो है कि एक बार आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको फिसाइल मटेरियल में, फर्टाइल को फिसाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी तरीके से। उसको हम याद करेंगे कौन सा तरीका होगा। फर्टाइल तरीका जो है, फर्टाइल जो चीज होती है, फर्टाइल मटेरियल्स होते हैं लाइक थोरियम, थोरियम को पहले हम कन्वर्ट करते हैं इनटू फिसाइल मटेरियल्स लाइक यूरेनियम 233, ठीक है ना, और या 235, और उसके बाद हमें नेक्स्ट मिलता है फिसाइल मटेरियल। ठीक है ना। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यूरेनियम हमारे पूरे अर्थ पे यूरेनियम 3 हिस्से में डिवाइड है। यूरेनियम हैज 3, याद रखिए, 3 आइसोटोप्स। मोस्ट कॉमन आइसोटोप इज यूरेनियम, सॉरी, द मोस्ट कॉमन आइसोटोप इज यूरेनियम 238, another is U235 and other is U233। 3 आइसोटोप है यूरेनियम के, जैसे हम हाइड्रोजन के पढ़े थे। हमारे पास 99% अर्थ में यूरेनियम 238 है, जो कि स्टेबल है, जो कि रिएक्ट नहीं करता है, जो कि रेडियो एक्टिविटी सीधा सीधा नहीं करता है। ठीक है। यूरेनियम 235 मात्र 0.9% है हमारे पास। ठीक है ना। याद है, पूरे अर्थ पे यूरेनियम जितना भी है उसका सिर्फ 0.9वां हिस्सा ही, जब आप उसको खानते हो या माइन करते हो, आप यूरेनियम 235 मिलता है। लेकिन दिस इज फिशनेबल मटेरियल,
फिसाइल मटेरियल, यानी कि अगर आप यूरेनियम 235 न्यूक्लियर पावर प्लांट में रखोगे तो ये चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाता रहेगा, आगे बढ़ाता रहेगा। और मात्र एक पॉइंट पर 0.1%, ठीक है ना, वो है आपके पास यूरेनियम 233। ठीक है, इसको भी अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में डालोगे तो ये आगे जाके 3 न्यूट्रॉन जनरेट करेगा, उसके आगे फिर 3 करेगा, 3 आगे जाके करते रहेंगे। ये आगे जाके 3 और करेगा, ये आगे जाके 3 और करेगा, ये आगे जाके 3 और करेगा। तो इसका मतलब है चेन रिएक्शन को सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यूरेनियम 238 डालते हो, ठीक है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो ये चेन रिएक्शन नहीं बना पाएगा, नो चेन रिएक्शन। इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आइदर इनटू दिस और इनटू दिस, ओनली देन इट विल बिकम फिसाइल मटेरियल। ये समय लगा सागर? डन। तो इसको फिसाइल मटेरियल पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्टाइल को। फर्टाइल वो चीज होती है, सीधी सी याद रखो, जो अपने आप रिएक्शन को सस्टेन नहीं कर सकती है, या तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या उसको एनरिच करना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू यूज दैट मटेरियल एज ए फिसाइल मटेरियल। आई हैव यूज्ड 2 टर्मिनोलॉजीज, याद रखिए। एक मैंने बोला है एनरिच करो, या एक उसको बोला है ट्रांसम्यूटेट करो। दोनों ही याद बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है। ट्रांसम्यूटेट करो, जब मैं बोल रहा हूं ट्रांसम्यूटेट करो, तो जैसे मैंने बोला कि थोरियम को कन्वर्ट कर दो यूरेनियम 235 में या 233 में। ये कैसे कर सकते हो? पहले आपको जो थोरियम है उसको रिएक्शन कर करके आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस रिएक्शन में, ठीक है ना, ट्रांसम्यूटेट करना पड़ेगा इनटू यूरेनियम 235, वो आगे जाके रिएक्शंस कर पाएंगे। डन। इस स्टेज पे हम नहीं पहुंचे अभी तक। तो दूसरी तरीके से, जैसे हम अभी इस पे हमने महारत हासिल नहीं की है, ये हमने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है कि ऐसा कर सकते हैं, हम थोरियम से भी यूरेनियम बना सकते हैं। और ये वे बैक 1953 में डॉक्टर होमी भाभा, जो हमारे संस्थापक रहे हैं एटॉमिक एनर्जी के, ठीक है, द फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी एंड इंडियन एटॉमिक साइंस, डॉक्टर होमी भाभा, तो उन्होंने ये उन्हीं की विजन थी कि हम थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करें। क्यों उन्होंने सोचा ऐसा? उन्होंने कहा कि भैया इंडिया के पास सिर्फ मात्र पूरे वर्ल्ड का 1% जो है हमारे पास यूरेनियम 235 है या यूरेनियम 233 है, लेकिन हमारे पास पूरे वर्ल्ड की थोरियम बहुत ज्यादा है। ये जो थोरियम है ये एक फर्टाइल मटेरियल है, ठीक है। तो इस फर्टाइल मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए पहले आपके पास अच्छी मात्रा में यूरेनियम 235 या 233 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 3 स्टेज हम देखेंगे कि इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एनर्जी का कंसेप्ट है वो 3 स्टेज है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसको क्या होता है, पर अभी के लिए इतना समझ लो कि पहला जो जिससे कि आप यूरेनियम फर्टाइल से फिसाइल बना सकते हो, 2 तरीके से बना सकते हो। या तो ट्रांसम्यूटेट कर दो, यानी कि थोरियम को कन्वर्ट कर दो यूरेनियम 233 में सीधे सीधे, या फिर आप एनरिच कर दो यूरेनियम को, एनरिच यूरेनियम। ये कैसे होता है भाई एनरिचमेंट? एनरिचमेंट होती है, ये देखो मेरे पास एक स्लाइड है, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, ये देखिए। तो नॉर्मली अगर मैं देखूं, नेचुरल यूरेनियम कुछ इस तरह से देखेगा। ये ब्लू डॉट दिख रहे हैं आपको, ब्लू डॉट, दे आर यूरेनियम 238, और जो रेड डॉट दिख रहा है दैट इज यूरेनियम 235। नेचर में आपको ये देखने को मिलेगा। जब आप खोदोगे, खुदाई करोगे और माइनिंग करोगे, तो आपको, अगर आप देख रहे हो यूरेनियम को, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। एक हिस्सा, इतने सारे में एक हिस्सा होगा यूरेनियम 235 का। क्या ये फिशनेबल है? नो, इट इज नॉट फिशनेबल। तो फिर आप इसको क्या करोगे? जैसे दूध, पत्ती और जो चाय को छानते हो ना, आप बना के चाय को छानते हो, तो जो जो चाय पत्ती है वो ऊपर रह जाती है और बाकी जो लिक्विड है नीचे चले जाता है ना। उसी प्रकार हमने और यूरेनियम लिया और उसको हमने एनरिच कर दिया। एनरिचमेंट का मतलब है और छान के और साफ सफाई करके हमने
ये देखो ध्यान से, लेट मी रिमूव दिस। दिख रहा है? रेड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, रेड के डॉट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं अब। तो ये इसको हम बोलेंगे 5% एनरिच्ड यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम। डन, ओके, गुड। अभी यहां तक समझ लग गया। इतना ही आपको यूरेनियम चाहिए होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। लग गया समझ? अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए आपको यूरेनियम चाहिए तो यही चाहिए 5%। ठीक है। इसके ऊपर कैटेगरी आती है जब हम बोलते हैं हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। हाईली एनरिच्ड यूरेनियम आप एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करते हो, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करते हो। उससे ऊपर आता है वेपन्स ग्रेड यूरेनियम। ये देखो कितना रेड हो गया, और कितना थोड़ा क्वांटिटी में आपके पास यूरेनियम 238 बचा है, दैट इज नॉन फिसाइल। समझ लग रहा है मेरे को बात आपको? तो ये चीज होती है यूरेनियम एनरिच करना। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे जाके कि भैया जी किस तरह से यूरेनियम को एनरिच किया जाता है और ज्यादा कंसंट्रेशन बनाई जाती है यूरेनियम 235 की, दैट इज ए फिसाइल मटेरियल। डन। आप सबने अभी सुना होगा, पिछले साल तक काफी चर्चा में रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के ऊपर काफी हद मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जो ओबामा ने न्यूक्लियर डील साइन की थी ईरान के लिए, है ना, तो ईरान के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी दोबारा से उसने कि हम इस डील को नहीं मानते, ओबामा की डील को डोनाल्ड ट्रंप जी बोलते हैं, और हम इस चीज को रद्द करते हैं और हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ईरान के ऊपर कि आप ये सब कुछ ना कीजिए, है ना। उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को रोकने की बहुत ज्यादा बड़ी कोशिश की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। देखो ईरान का क्या कहना था, ईरान कहता जी भैया जी हमें वेपन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ स्थिति ऐसी है कि हमारे पास एडिक्वेट रिवर्स नहीं है। वहां पे मेजोरिटेरली अगर आप देखो ईरान में तो इट्स अ डेजर्ट एरिया। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी को आप बनाने दीजिए, हमें बस इतना एनरिच करने दीजिए, ठीक है, इतना एनरिच करने दीजिए 5%। वी डोंट वांट 90% एनरिच्ड यूरेनियम, वी ओनली वांट 5% एनरिच्ड यूरेनियम। और यही का खेला है, ठीक है ना। खेला क्या है कि ये एनरिचमेंट के ऊपर है प्रॉब्लम। यूनाइटेड स्टेट कहता है कि अगर आप 5% करने को आके आपको हमने सिखा दिया कि 5% कैसे करते हैं, तो आप 90% भी कर लोगे और हमें पता नहीं लगेगा। या तो आप हमें बोलो कि जितने भी आप फ्लावर प्लांट बनाओगे, जितना भी आप खपत करोगे उतना हमें बताओगे, हर बार हमें डिक्टेट कराओगे, हर बार हमें कॉपी पे लिखाओगे कि भैया जी हमने इतनी एनर्जी बनाई, इतना यूरेनियम बना, इतना यूरेनियम से इतनी एनर्जी बनी, और इतना यूरेनियम का इतना बाद में इतनी खपत आई और इतना खराब हुआ, इतना वेस्ट प्रोडक्ट बना, वो सारा हमें बताओगे, तब हम आपको बोलेंगे कि ठीक है। नहीं तो हम आपको इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि आपने एनरिच करके, उसी यूरेनियम को एनरिच करके आपने वेपन ग्रेड बना देना है। वेपन ग्रेड का मतलब आपने न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब, यानी कि आपने एटॉमिक बॉम्ब बना लेना है। और अगर आप एटॉमिक बॉम्ब बनाते हो तो हाउ डज इट अफेक्ट द स्टेबिलिटी, दैट इज द क्वेश्चन फॉर इंटरनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, समझ रहे हो? अगर आपने मैप देखा होगा ईरान का, तो विच अदर मुस्लिम पावर हैज द कैपेसिटी टू लॉन्च एटॉमिक बॉम्ब? नो अदर एक्सेप्ट इजराइल। ठीक है। तो इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, कि वो नहीं चाहता कि किसी भी मुस्लिम देश के पास ये पावर आए, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो एक वेपन कैसे उसको एनरिच करना है, ये जो चीज़ है ये किसी को ना पता लगे। तो इसी कारणवश वो ये नहीं चाहता है कि, और अमेरिका ये चाहता है कि पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए ये गलत है अगर एक मुस्लिम कंट्री के पास ऐसा पावर आती है तो वो खराब कर सकता है। हालांकि आपने ये भी देखा होगा कि जब इंडिया ने 1998 में पोखरान टेस्टिंग की थी, उस टाइम इंडिया पे भी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। उसके 14 दिन बाद पाकिस्तान ने भी बॉम्ब इस्तेमाल किया था, और ये रिएक्शंस किए थे, और उनके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी। तो ये सारी चीज़ें आपको
पता होनी चाहिए कि ये सारी चीजें क्या होती है, हाउ डज इट अफेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके गाइस, गुड गुड, यू गॉट इट। समय लग रहा अभी तक, कोई चीज ना समझ लगी हो? ओके, आर क्लियर? दिस इज हाउ, if I make you understand these concepts, this will help you in your vocabulary, in your ideas, ठीक है, in your answer writing skills, in your presenting factual information with good actual data। आप अगर लिख रहे हो यूपीएससी का आंसर कोई, तो आपके पास ये वोकेबलरी होनी चाहिए। व्हाट इज यूरेनियम एनरिचमेंट, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन, हाउ डज इट अफेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, व्हाट इज द बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बिहाइंड ऑल दिस, है ना। किस तरह से ये इंटरनेशनल रिलेशन, जब आपका आंसर आएगा ना, तो आप सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं बोलोगे कि भैया यूरेनियम यूरेनियम अटोमिक बॉम्ब अटोमिक बॉम्ब, नहीं। यू विल बी आल्सो उसके हर 3-4 पहलू के बारे में बताओगे। यही नॉलेज आपके पास, यूपीएससी आईएएस कैंडिडेट अगर आप हो, आप सीरियस कैंडिडेट हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द होलिस्टिक पिक्चर। सिर्फ एक पिक्चर नहीं कि यार यूरेनियम है उसके पास और वो एनरिच करके वो बॉम्ब बना देगा, नहीं। हाउ विल इट इफेक्ट द इंटरनेशनल रिलेशंस, ओके, हाउ विल इट इम्पैक्ट इट, इट विल हैव ऑन द रीजन स्टेबिलिटी। ये भी आपको सोचना पड़ेगा। ये भी सोचना पड़ेगा कि उनकी जेन्युइन नीड क्या है, ठीक है ना। अगर आप ईरान है और उसकी जेन्युइन नीड क्या है, उसके उसके जियोपॉलिटिकली अगर आप देखो तो उसकी नीड क्या है। तीसरी चीज आपको सोचनी पड़ेगी, हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडिया, ठीक है ना। इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आप ऑफ कोर्स सिविल सर्वेंट बन रहे हो, आप आईएएस ऑफिसर बन रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए हाउ डज इट इम्पैक्ट अस, हमें क्या नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है डिप्लोमेसी के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन ऐसे करके आपको पूछे जा सकते हैं, पेपर में पूछे गए हैं पेपर में। डन। So now we will deal with some topics like fission और fissile material का हमने बता दिया आपको। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस के बारे में बता दिया हमने, ठीक है। हमने कहा कि जो सारे के सारे आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहे हैं वो किस बेसिस पे चल रहे हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बेसिस पे चल रहे हैं। डन, ठीक है। अब दूसरे रिएक्शंस आते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। दो तरह के रिएक्शंस पढ़े थे, ठीक है। हमने बोला था कि फिशन रिएक्शंस मतलब बहुत बड़े न्यूक्लियस को तोड़ना है, तो आपके पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन चाहिए, उसको हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस बोलते हैं। यू से याद रखो, यूनाइट करना, तो जोड़ना, दो छोटी चीजों को जोड़ सकते हो, तो बड़ी चीजों को जोड़ना, चाहे आप एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी, बड़ी लकड़ी से जोड़ रहे हो, तो उसको जोड़ना डिफिकल्ट है, तो छोटी चीजों को जोड़ना आसान है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस दे टेक प्लेस व्हेन टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, जब वो जुड़ के एक बड़ी चीज बनाएंगे, ठीक है जी। डन। अब ये नहीं है कि दो दो बेरियम और जो क्रिप्टोन हमने पहले बनाया था, बेरियम और क्रिप्टॉन, वो मिलके दोबारा यूरेनियम 235 बना देंगे, ये स्टेबल नहीं होगा, समझ रहे हो। हमेशा दो छोटी चीजें जुड़ेंगी। यानी कि एक एग्जांपल बताऊं तो दो, एक हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम में अगर आपको एग्जांपल बताता हूं तो यहाँ ये दोनों मिलके अंदर क्या बनाएंगे, या एक ट्रीटियम मिलके अंदर क्या बनाएंगे, हीलियम एटम 24। गॉट इट? समय लग गया, हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है जोड़ना, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस कहाँ चल रहे हैं, कोई भी स्टार ले लो, अपना सन ले लो, है ना, जितने भी स्टार हैं वहां पे, या अपना सन ले लो, वहां पे ये रिएक्शन चल रहा है कि दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम एटम बना रहे हैं। लेकिन याद रखिए, एक हाइड्रोजन को साथ में लाना बहुत डिफिकल्ट है, और उसके बाद उनके न्यूक्लियस को जोड़ना तो और भी डिफिकल्ट है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए और प्रेशर चाहिए। याद रखो, एनर्जी, टेम्परेचर और प्रेशर तीनों ही चाहिए। अगर ये तीनों नहीं मिलेंगे तो आप कभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं कर पाओगे। डन, ठीक है जी, गुड। तो कितना टेम्परेचर चाहिए होगा, मिलियन, यानी कि 10 रेज टू पावर 6
मिलियन टेम्परेचर चाहिए और इतना ही पास्कल प्रेशर चाहिए, तब आप ये कन्वर्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कन्वर्ट कर पाओगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को। ठीक है जी, डन। इसको मैं इस तरह से दिखाता हूँ, ये देखो, एक ड्यूटेरियम है और एक ट्रीटियम है। ड्यूटेरियम का क्या साइन होता है बताइए? इस तरह से होता है कुछ, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ट्रीटियम कुछ ऐसे होता है, हीलियम कुछ ऐसे बनता है, सॉरी 2 और 4। मेक सेंस गैस? अब समय लग रहा है, हीलियम प्लस न्यूट्रॉन, इसमें भी न्यूट्रॉन निकल रहा है और एनर्जी निकल रही है। डन। अब ये बैलेंस हो जाएगी, ये देखो आपसे, अब ये बैलेंस है, 4 प्लस 1 5, 4 2 प्लस 3 5, 1 और 1 2, 2 प्लस 0 2। ठीक है, प्लस ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी देयर, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। पर अब ये मत सोचो कि ये न्यूट्रॉन कहाँ जाएगा, ये न्यूट्रॉन बाहर निकल गया भैया, ये सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेगा उसके बाद में। ठीक है ना? ओके, ये अब न्यूट्रॉन जाके इधर जाके तोड़ना नहीं शुरू कर देगा, समझ गए? इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या, कौन कौन से रहेंगे? वो यही रहेंगे। ठीक है जी, इनको जोड़ के आप हीलियम बना सकते हो और हीलियम के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। लेकिन इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठे से ले आके आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। डन। ओके, डन। और आप इसका, जब हमने देखा था ना कि अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ न्यूक्लियर फिशन कॉजेस एटॉमिक बॉम्ब, वो उसका बेसिस एटॉमिक बॉम्ब का, एटॉमिक एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है ना? अगर हम अनकंट्रोल्ड फिशन करते हैं तो दैट बिकम्स द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। अब लग गया, हाइड्रोजन बॉम्ब। अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शंस विल गिव राइज टू हाइड्रोजन बॉम्ब। डन। सभी होंगे, यस, बट नो, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ सन। सन जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, सन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहा है, उसका बेसिस है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, नॉट फिशन रिएक्शंस। अब समझने की बात सुनो, अगर मेरे को हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, मेरे को करना है एक एटॉमिक बॉम्ब लेना है। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब, और उसके ऊपर क्या भर देना है? सिर्फ हाइड्रोजन भर देना है। समझ रहे हो? एक छोटा सा, इतना सिंपल नहीं है ये, तो आप कल बना लोगे पहले तो आप एटॉमिक बॉम्ब ही नहीं बना पाओगे। ठीक है ना? तो एटॉमिक बॉम्ब लेना है और उसके बाद हाइड्रोजन उसके ऊपर रख लेनी है। ठीक है ना? मतलब ऐसे करके बांध लेना उसको। फर्स्ट क्या होगा, एटॉमिक बॉम्ब फटेगा, वो क्या होगा, दैट विल बी ड्यू टू अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शंस। ठीक है, जब वो अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन होगा तो एटॉमिक बॉम्ब फट जाएगा। उसके बाद हमने देखा ना, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ये एनर्जी भी निकालेगा, हीट भी निकालेगा और प्रेशर भी निकालेगा बाहर। कितना प्रेशर चाहिए होगा, कितनी एनर्जी निकलेगी? जितनी की हाइड्रोजन को जोड़ दे। ठीक है ना? उतनी ही निकलेगी जितनी हाइड्रोजन को जोड़ दे। और हाइड्रोजन को जब जोड़ेगा, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम को जब जोड़ेगा, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन को, तो ये बनाएगा प्लस ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। जितनी बनी थी उससे ज्यादा एनर्जी बनेगी। और ठीक है, ठीक है बेटा, लग गया समझ? तो ये क्वेश्चन इट बिकम्स, इट सीम्स हिलेरियस, बट ये आईबी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, they said कि the basic principle behind the working of a hydrogen bomb is what? It is atomic bomb ठीक है ना? तो आंसर वाज एटॉमिक बॉम्ब। तो अगर आप एटॉमिक बॉम्ब नहीं रख पाओगे तो कभी भी आप फ्यूजन रिएक्शंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आईबी में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ओके, तो दिस इज हाउ द एनर्जी विल कम। जितनी एनर्जी बनेगी, जितनी की बहुत ज्यादा अमाउंट, जितनी आपने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में करनी थी ना, उससे कहीं गुना ज्यादा
एनर्जी बाहर निकलेगी जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस करोगे। अभी हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल कर पाए। यस, वी डू हैव हाइड्रोजन बॉम्ब, बट वी कैन नॉट कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। ओके, गुड, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो अब आपको ये भी समझ लग गया होगा कि न्यूक्लियर मटेरियल दो तरह के होते हैं, फिशनेबल और फ्यूजनेबल। जो फिसाइल मटेरियल्स हैं एक और तरह के होते हैं, फिसाइल मटेरियल्स होते हैं एक और, तो कौन से होते हैं? फर्टाइल मटेरियल्स। यहाँ पे नहीं लिखा, लिख सकते हो फर्टाइल मटेरियल्स। अब फर्टाइल मटेरियल्स का एग्जांपल क्या होगी? थोरियम। फर्टाइल मटेरियल्स की एग्जांपल क्या होगी? यूरेनियम 238। फिसाइल मटेरियल्स की क्या एग्जांपल है? यूरेनियम 235, 233 और पोलोनियम 239। ये है फिसाइल मटेरियल। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फिसाइल मटेरियल्स। उसी तरह फ्यूजनेबल मटेरियल कौन कौन सा यूज कर सकते हैं? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अभी मैंने आपको करके बताया क्या चीज होती है वो, ठीक है ना? एवरीवन गॉट दिस? किसी को समझ में ना लगा हो बताइए। फिशनेबल मटेरियल, गुड। नाउ बस एक और पढ़ना है हमने कंसेप्ट, उसके बाद हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये देख लो एक बार, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, पोलोनियम, यूरेनियम, ठीक है। जो ड्यूटेरियम होता है, याद रखो, जो हमने आइसोटोप पढ़ा था हाइड्रोजन का, ठीक है ना? हमने हाइड्रोजन के 3 ड्यूटी पढ़े थे आइसोटोप्स। हमने पढ़ा था हाइड्रोजन नॉर्मल जो हमारे पास होती है, उसके बाद पढ़ा था ड्यूटेरियम जिसमें H1 और 2 इट विल कंटेन ए न्यूट्रॉन, ठीक है ना? उसके बाद पढ़ा था H13 जिसको हमने बोला ट्रिटियम। इसमें से नेचुरली अकरिंग कौन कौन सी है? एक तो हाइड्रोजन रहेगी और दूसरी है ड्यूटेरियम। ट्रिटियम मैंने उस टाइम भी बोला था कि आप लैब में बना सकते हो, यहाँ पे लिखा भी होगा, नॉट फाउंड नेचुरली। कहाँ पे? लैब में। और लैब किसको बोलोगे आप? फिशन रिएक्टर्स में बना सकते हो, ठीक है। कहाँ कहाँ से कैसे बना सकते हो? लिथियम, जो आपकी बैटरी में लिथियम होता है ना, उसका यूज करके, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स का यूज करके आप बना सकते हो ट्रिटियम, ठीक है ना? ओके, तो इट इज नॉट नेचुरली फाउंड, दिस इज नेचुरली फाउंड। एंड इसमें एक प्रोटॉन और एक हाइड्रोजन होता है, इसी को नाम दिया जाता है हैवी हाइड्रोजन, ठीक है ना? आप बोलोगे बाद में हैवी वाटर, तो हैवी वाटर इज नॉट नथिंग बस H ड्यूटेरियम ऑक्साइड। H2O होता है ना वाटर, तो हैवी वाटर का होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना? याद रखो, इसी का नाम दिया गया है ड्यूटी हैवी वाटर और इसी का नाम दिया गया है हैवी हाइड्रोजन। डन। ड्यूटेरियम का यूजुअली हम सिंबल यूज करते हैं D। D2O का मतलब क्या बन जाएगा? हैवी वाटर। डन। Yes, it will have different chemical properties as compared to water. Okay, physical properties. Sorry. Now, प्लूटोनियम की याद रखिए, एक बात याद रखिए, जरूरी बात है और समझने वाली बात है। जब मैं बोल रहा हूं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तीनों का सेम क्या है? एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, दैट मीन्स दे विल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? ये भी मैंने बताया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसका मास नंबर डिफरेंट है ना, ये देखो मास नंबर डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? सपोज वाटर बॉयल होता है, आपको पता है सबको कि 100 डिग्री पे बॉयल होता है। ये बॉयल होता होगा 250 पे, ये बॉयल होता होगा 350 पे। समझ रहे हो? तीनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। ये एग्जांपल बता रहा हूँ आपको जस्ट। मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, डेंसिटी डिफरेंट होएगी, कलर डिफरेंट होगा। समझ लग रहा है ना? ये समय लग गया जब मैं आपको दो ये चीज यूज कर रहा हूँ या ड्यूटेरियम यूज कर रहा हूँ, तो ड्यूटेरियम से वाटर बना रहा हूँ, तो इसका नाम क्या बनेगा? हैवी वाटर। और ये हैवी वाटर हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, ये अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा? अभी के लिए इतना समझ लो। ट्रिटियम और ये दोनों फिशनेबल है, फ्यूजनेबल है, ये दोनों फिशनेबल है, ठीक है। ये नेचुरली अकरिंग नहीं है। इसको कहाँ से बनाया जाता है? पोलोनियम को यूरेनियम 238 को रिएक्टर में डाल के बनाया जाता है।
और जो यूरेनियम है, आपको बताया है कि 99% यूरेनियम कहाँ पे है, 238 के फॉर्म में है। उसके बाद 0.7% क्या है, यस वेरी गुड शिवम, यूरेनियम 238 है और ये है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर हम एनरिचमेंट में हमने बात कर ली थी, ठीक है। और आज हमने सिर्फ एनरिचमेंट की कुछ टेक्निक सीखनी है, छाननी करने की, यानी कि इसको और किस तरह से उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए, वो कैसे करना है, वो इस तरह से कर सकते हो आप। पहले हमेशा यूरेनियम फ्यूल साइकिल में सबसे पहले यूरेनियम ओर को माइन किया जाता है, यानी कि धरती के हेठा से निकाला जाता है। इसको हम एक ओर में कन्वर्ट करते हैं। यूरेनियम ओर इज मेल्ड इनटू येलो केक। हमेशा याद करिए, येलो केक का मतलब होता है खाने वाला केक नहीं होता, इसको खाओगे तो मर जाओगे। ये पहला केक होगा जिसको काटने के बाद आप कोई भी बंदा जीवित नहीं बचेगा, ठीक है। तो येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड का नाम होता है, ठीक है ना, डाई ऑक्साइड का, ठीक है। तो इसको बाद में रिफाइन किया जाता है, इसको गैस में तब्दील किया जाता है यूरेनियम फ्लोराइड 6 UF6 में, ठीक है। तो येलो केक इज यूरेनियम डाइऑक्साइड और उसको कन्वर्ट किया जाता है UF6 में गैस के रूप में। फिर इस गैस को एक फैक्ट्री में लेके जाया जाता है जिसमें और एनरिच किया जाता है। एनरिचमेंट के हम टेक्निक्स पढ़ेंगे। एनरिच मतलब वही, पहले जहाँ पे 1% था वहां से 5% किया, 5 से 20 किया, 20 से 90 किया, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा फैक्ट्री में क्या यूज करना चाहते हो, ठीक है ना। अगर आपको बॉम्ब बनाना है तो 90% चाहिए, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो 20% चाहिए, अगर आपको आ, क्या कहते हैं सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूज करना है तो 5% चाहिए एनरिचमेंट। तो एक प्लांट होता है डिफरेंट, ठीक है ना, वहां पे ये प्लांट किया जाता है। इसको ना एक छोटे छोटे से ऐसे कैप्सूल्स में, इतने छोटे कैप्सूल नहीं होते, बड़े कैप्सूल होते हैं, तो उसमें कन्वर्ट किया जाता है। ये पैलेट्स बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, फ्यूल पैलेट्स। फ्यूल पैलेट्स में जब आप कैप्सूल में, बड़े बड़े कैप्सूल्स में कन्वर्ट कर देते हो, उसको बाद में UF6 को दोबारा कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरेनियम डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब ये जो फ्यूल है ये आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पे यूज कर सकते हो, और उसके बाद ये सारे का सारा जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी उसके बाद ये सारी को कहाँ पे यूज किया जाएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको दोबारा स्टोर कर दिया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। गॉट इट, इट्स इजी, ठीक है। ये समझने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक, कौन आते हैं गुड। अच्छा, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कभी पूछा नहीं जाएगा, जस्ट डेफिनेशन याद कर लेना। गैसियस डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होती है, आपने देखा होगा गैस में डिफ्यूज होती है ना। आपने कभी सेंट लगाया होगा, है ना, सेंट लगाते हो तो आप सेंट ऐसे करके गैस वाला लगाते हो तो सारे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है ना। लड़के तो बहुत फिस फिस लगाते हैं, तो जब वो फिस फिस लगाते हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, तो मतलब कोई लोग तो ऐसे लगाते हैं भाई, बैठने नहीं देना किसी को साथ में, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगाते हैं भाई। दे आर लाइक abhorrent people, I really abhor them, ठीक है। तो उसी तरह होती है कि एक बार तो लग जाए भाई, महक के जाए, महक आ रही है भाई, पता, वैसे ही डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन इज अ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस में कंडीशंस में यूज करते हैं हम उसको। आ, हाँ सही बात है सर। तो गैसियस प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं कि आप UF6 जो गैस में कन्वर्ट किया था, याद है हमने, उसको एक छाननी के तरह से अगर आप रूप ले लो कि उस छाननी में हाई प्रेशर में अगर आप लेके जाते तो वो सेपरेट आउट हो जाती है। जो हायर लो प्रेशर ऊपर वाला होता है उसमें चले जाता है एनरिच यूरेनियम, नीचे वाले इनलेट से बाहर चले जाता है जहाँ पे यूरेनियम कम हो गया होता है, ठीक है ना। कुछ नहीं होता, एक पंप का यूज करते हैं, उसको एक छाने से गुजारते हैं, तो नीचे वाला जो एरिया है वहां पे यूरेनियम कम हो जाता है, ऊपर वाले एरिया में यूरेनियम ज्यादा हो जाता है, सीधी सी बात है। इसको बोलते हैं गैसियस डिफ्यूजन। मेथड या नाम पता कर लो बस, और क्या होता है इसमें, कैसे, हमने ये नहीं पढ़ना है। और क्या तरीका है, एक होता है सेंट्रीफ्यूज, यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए गैस सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, आप सबने देखा होगा, वो देखा कभी आपने, टेस्ट ट्यूब्स ऐसे ऐसे डाल के, और फिर जब आप ब्लड डालते थे एक टेस्ट ट्यूब में, फिर उसको घुमाते थे,
तो ब्लड ऊपर आ जाता है, उसके नीचे पानी इतना हो जाता है, ये सेपरेट आउट हो जाता है। कभी देखा आपने, है ना? उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। उसी तरह सेंट्रीफ्यूज के तरीके से गैस को ना जो भारी गैस होते हैं, भारी पार्टिकल्स होते हैं, वो बाहर की तरफ चले जाते हैं, और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है ना? आपने कभी एक किया भी होगा, देखना, अंडे को लेके ना, जो इलास्टिक वाला एक बैंड होता है, उसमें लेके घुमाना, बहुत तेजी से घुमाना, 2-3 मिनट घुमाओगे ना, ठीक है ना, घुमाते रहोगे इस तरह से 2-3 मिनट, उसके बाद उसको उबाल के खाओगे तो जो पीली परत होएगी ना अंदर होती है, जो यॉक बोलते हो, एग यॉक बोलते हो, येलो येलो, वो बाहर हो जाएगी, और जो एग एग वाइट होगा वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सेंट्रीफ्यूज से होता है। ये भी यूरेनियम एनरिचमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना? ठीक है। तो उसके बाद एक और तरीका आता है, उसका नाम है एरोडायनेमिक सेपरेशन प्रोसेस। कुछ नहीं है, गैस होती है UF6, उसको हाइड्रोजन के साथ में मिला दिया जाता है, सिर्फ 4% यूरेनियम को 96% हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है, और फिर ऐसे बहुत तंग मोड़ होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे तीखे मोड़ होते हैं, वहां से ऐसे करके गलियों से निकाला जाता है। तो जो भारी गैस होती है, लाइट गैस होती है, वो ऊपर उठ जाती है, जो भारी गैस होती है वो इधर चले जाती है। तो ऐसे सेपरेट आउट करने का प्रोसेस होता है। यू ओनली नीड टू रिमेंबर देयर नेम्स, यू डोंट नीड टू रिमेंबर देयर वर्किंग। वर्किंग कैसे करते हैं ये आपको नहीं भी पता होगा, चलेगा, बट ये प्रोसेस होना चाहिए कि भैया यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोटोप सेपरेशन भी होता है। ठीक है। कुछ नहीं, जो जो गैस थी ना हमारी UF6, उसको अब इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दे दिए जाते हैं, आपको पता होगा। फिर आप जब उसको पॉजिटिव से जोड़ोगे तो जो भारे वाला होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा, जो हल्के वाला होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। कुछ ऐसे तरह का होता है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोटोप सेपरेशन के साथ भी आप कर सकते हो। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट इज मॉलिक्यूलर लेजर आइसोटोप सेपरेशन, यानी कि एक लेजर लगाया जाता है और यहाँ से गैस को, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को बाहर निकाला जाता है। ठीक है ना? जो यूरेनियम 235 है, क्योंकि वो इससे टकराती है वो ऊपर उठ जाती है, जो इससे नहीं टकराती है, भारी होती है, वो यूरेनियम 238 गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो दिस वे इज वन वे टू एनरिच यूरेनियम। ये सारे किसके लिए हैं? एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम के बाद है। ये ट्रांसमुटेशन नहीं हो रही यहाँ पे कहीं पे भी, ये सारी एनरिचमेंट हो रही है यहाँ तक अभी तक। ग्रेट गाइस, लगी समझ? Now in the next class we will study about the working of nuclear energy power plants, what are their different concepts। बेसिकली कंसेप्ट तो आज हो ही गया, फ्यूल रोड्स क्या होते हैं और यूरेनियम फ्यूल एलिमेंट क्या होते हैं, ये क्या चक्कर होता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। और हम पढ़ेंगे अबाउट देयर रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोलिंग रोड्स का क्या रोल होता है, मॉडरेटर का क्या रोल होता है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में विल नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट्स, व्हाट इज बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, व्हाट इज प्रेशराइज्ड वाटर, हैवी वाटर रिएक्टर्स, व्हाट इज VVER रिएक्टर। ठीक है ना? और ये अब समय लग रहा होगा, एनरिच्ड यूरेनियम किसको बोलते हैं, नेचुरल यूरेनियम किसको बोलते हैं। ठीक है ना? यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस, दैट इज वाई हाउ द कंसेप्ट बिल्डिंग वर्क्स। फिर हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग दीज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फिर उसी क्लास में नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास होएगी, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। ठीक है जी, डन। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब ये खत्म हो जाएगा तो हम इसका संदर्भ पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका क्या, डिप्लोमेसी, इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर एट द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम टेक्नोलॉजीज। ठीक है ना? लाइक स्टार फॉर्मेशन क्या होती है, उसमें कौन से रिएक्शन चल रहे होते हैं, रेड डवार्फ क्या होता है, रेड रेड स्टार्स कौन से होते हैं, व्हाट इज ब्लैक होल, व्हाट इज डार्क एनर्जी, व्हाट इज डार्क मैटर। समहाउ UPSC फाइंड्स वेरी इंटरेस्टिंग दीज फैक्ट्स। ठीक है ना? तो हमें ये फैक्टर पढ़ने हैं,
यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ के ये हमारा पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट खत्म होगा, फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट डिफेंस टेक्नोलॉजीज। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर साइंस एंड टेक। ओके, गुड। सो मीट यू ऑन मंडे आई थिंक। ओके, गुड गाइस, लग गया समझ जितना आज करवाया? बताइए। गुड। कोई भी डाउट होता है जब क्लास में शुरू करता हूँ तब आप पूछ सकते हो कभी भी। ओके बेटा, चलो सी यू ऑन मंडे। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय गाइस।